ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का पेपर है वो है मई जून 2020 पेपर 1 वेरिएंट 1। एमसीक्यूज पेपर है, 1 आवर का टाइम है, 60 मिनट्स एंड द क्वेश्चंस आर 40 एंड द मार्क्स आर आल्सो 40। इट मींस द एवरेज टाइम फॉर वन क्वेश्चन इज 1 मिनट। एवरेज टाइम, नॉट एग्जैक्ट टाइम। डायग्राम की बात करते हैं। द डायग्राम शोज, क्वेश्चन नंबर 1 है, द डायग्राम शोज द रिजल्टेंट आर ऑफ अ 3 न्यूटन फोर्स एंड अ 4 न्यूटन फोर्स दैट एक्ट एट अ पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ पर एक 3 न्यूटन की फोर्स है, एक 4 न्यूटन फोर्स है, ये दोनों जो है वो एक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, द एंगल बिटवीन 3 न्यूटन फोर्स एंड द 4 न्यूटन फोर्स कैन बी वैल्यू फ्रॉम 0 to 90। इसका मतलब एक तरह का पैरेललोग्राम बन रहा होगा, इसके आगे नहीं ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बन रहा होगा ये। तो विच वैल्यू ऑफ आर इज नॉट पॉसिबल? इन चारों में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? हमें क्या आइडिया है कुछ? रिजल्टेंट 3+4 का वेक्टर सम, मतलब अर्थमेटिक सम नहीं, वेक्टर सम में कौन सा एक आंसर है जो तो हो ही नहीं सकता? बाकी दो तो होने की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन एक तो हो ही नहीं सकता। क्या समझ में आ रहा है इसमें से? वो नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि सम होगा तो ज्यादा ही होगा ना फिर से। जाहिर सी बात है, फिर सम होगा तो 4 से तो ज्यादा ही होगा ना यार, 4 में कुछ तो ऐड होगा। ठीक है, गुड। वेल, व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर? व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से क्या चीज मेजर करते हैं? कौन सी डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी मेजर करते हैं? लेंथ। ऑब्वियसली लेंथ मेजर करते हैं, सही है। द ग्राफ शोज अ शॉर्ट जर्नी, इट इज स्पीड टाइम ग्राफ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्पीड रीच? इसमें से अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड्स हैं। सबसे ज्यादा स्पीड कौन से पॉइंट पे आ रही है, कौन सी वैल्यू पे आ रही है? मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, 2 थ्री। मीटर, 3 या 4? हाँ, 3 पे आ रही है ना, क्योंकि 3 मैक्सिमम है, इसके ऊपर ग्राफ ही नहीं है, तो 3 आपका पार्ट सी है, पार्ट सी आपका आंसर हो गया। ठीक है। A car of weight 11,000 Newton moves with constant velocity along a horizontal road. ठीक है। Driving force of 5,000 Newton act on the car. What is the force opposing the motion of the car? अब देखो 11,000 न्यूटन की उसका वेट है, और हॉरिजॉन्टल रोड पे वो जा रही है, आगे की तरफ जा रही होगी उस पे, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो क्या क्या इंडिकेशन आ रही है हमें यहाँ से? हम्म स्पीड सेम ही रहेगी। वो तो सिंपल सी बात है, स्पीड सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी बात है कि, लेकिन किसी और चीज की तरफ इंडिकेशन कर रही है ये। कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है? हाँ भाई, कोई ऑपोजिट फोर्स भी एक्ट कर रही होगी उसके ऊपर। कांस्टेंट मतलब बैलेंस फोर्सेस का कॉन्सेप्ट याद नहीं है? जो जी बैलेंस सर फोर्स जी। लगती है तो क्या होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद है? जी सर। क्या कहता है वो? वो सर एफ इज इक्वल टू हेलो, क्या कह रहे हो? हेलो अहमद, आवाज आ रही है? जी हेलो। सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ, क्या हुआ? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एफ इज इक्वल टू एम ए वाला था एक, वो तो और सेकंड लॉ है ना वो। थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या जी कहता है? फर्स्ट लॉ। एक मिनट सर। यार पेपर 2 दे के आ गए, फर्स्ट लॉ याद नहीं है? फर्स्ट लॉ कहता है व्हेन एनी अनबैलेंस फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी अनबैलेंस फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पे नहीं है, तो जो ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड द ऑब्जेक्ट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे ही है। जी सर। ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगी तो इसका मतलब बैलेंस फोर्स होगी, तो बैलेंस फोर्स की केस में जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा वो रेस्ट में रहेगा, और जो यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो यहाँ सवाल में लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी है यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेस क्या है? तो इक्वल। है ना, है ना, बैलेंस है ना। जी सर। टर्मिनल वेलोसिटी में होता है बैलेंस फोर्स हो जाती है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करता है आखिर में पैराशूटिस्ट, है ना। जी तो अब कहते हैं कि भाई एक कार है, उसका वेट 11,000 न्यूटन है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है,
ड्राइविंग फोर्स इंजन की 5000 न्यूटन, यानी कि इंजन ने 5000 न्यूटन की फोर्स लगाई जिसकी वजह से ये मूव कर रही है। व्हाट इज द फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ द कार? मोशन को अपोज, यानी कि कोई फ्रिक्शन होगी, रोड फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, जो भी होगी, वो कितनी वैल्यू की होगी? 6000 होगा ना, क्यों? क्योंकि वो बैलेंस करना है ना उसको। 11,000 न्यूटन। भाई 11,000 न्यूटन है, लेकिन 11,000 न्यूटन तो उसका वेट है। पूरा सवाल तो पढ़ो। ड्राइविंग फोर्स ऑफ इज 5000 एक्स ऑन द कार। ड्राइविंग फोर्स मतलब कि जो इंजन की फोर्स है वो तो 5000 न्यूटन लग रही है ना, 5000 न्यूटन लगाने से मूव कर रही है गाड़ी। अपोजिंग फोर्स भी तो उसी की इक्वल होगी ना, उसको रोकने के लिए। क्या समझे? जी सर। वेट उसके अंदर कुछ भी बैठा हो उसको, लेकिन मूव करने के लिए अनबैलेंस फोर्स चाहिए। वो फोर्स तो 5000 होगी ना, उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में 5000 आएगी। सही है। जी। फिर आप आगे चलते हैं। A man with an open parachute falls to earth at constant speed. The following forces act on it. अच्छा भाई, ये चार फोर्सेस लग रही हैं इस पे। आपको कह रहे हैं which two forces are a Newton third law of pair. दो फोर्सेस में से कौन सी हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इक्वल हैं? यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ पेयर ये कहता है ना, इक्वल और ऑपोजिट। हाँ भाई, ऐसे ही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। चलो, तो समझ में आई बात। इसमें से कह रहे हैं कि कौन से दो फोर्सेस ऐसी हैं जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ पेयर हैं। थर्ड लॉ ऑफ पेयर का मतलब क्या है? थर्ड लॉ ऑफ पेयर का मतलब है कि इक्वल या ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, राइट? जी तो जरा इनको पढ़ो, इनमें से कौन सी दो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट लग रही हैं? पी एंड आर होगा। पी एंड आर। द अपवर्ड फोर्स ऑन द पैराशूट, डाउनवर्ड फोर्स ऑन अर्थ ऑन द पैराशूट। बिल्कुल, और कोई फोर्स तो नहीं मैच करी? अपवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन अर्थ, डाउनवर्ड नहीं नहीं नहीं, डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मैन ऑन द पैराशूट। मुझे तो लग रही है पी एन एस। पी एन एस ही तो है, पी एन आर कहाँ से हो जाएगी? देखो ना, कैसे सर? पी है अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑफ द पैराशूट ऑन मैन। ठीक है, मैन पे पैराशूट फोर्स लगा रहा है। ठीक है। और एस में क्या है? डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन द पैराशूट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं हुए ना। देखो, इसमें क्या है? पी एन एस, सॉरी, हाँ जो मैं कह रहा हूँ, तुम पी एन आर कह रहे थे ना। पी एन एस एग्जैक्टली इक्वल है, डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मैन ऑन द पैराशूट। देखो वर्ड्स को देखो, पी में क्या है? अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, उल्टे। ठीक है, कौन लगा रहा है? पैराशूट मैन पे लगा रहा है, मैन पैराशूट पे लगा रहा है, एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट है पी एन एस। पी एन आर में क्या है? अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, ऑपोजिट है पी एन आर। लेकिन पैराशूट मैन पे लगा रहे हैं या अर्थ पैराशूट पे लगा रही है, ये तो ऑपोजिट हो ही नहीं ना। अर्थ पैराशूट पे थोड़ी लगाएगी ना। पैराशूट मैन पे लगाएगा, मैन पैराशूट पे लगाएगा, इन दोनों के बिटवीन फोर्स चल रही है ना। यहाँ पे अर्थ आ गया तो इसका मतलब ये अर्थ ऑन पैराशूट है, तो ऊपर भी जो है पैराशूट ऑन अर्थ होना चाहिए था। अगर पी एन आर आंसर होता ना, तो यहाँ पर फिर क्या होता? अर्थ ऑन पैराशूट नीचे है ना, तो ऊपर पैराशूट ऑन अर्थ होना चाहिए था मैन की जगह पे। तो इसका मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट पी एन एस है। समझ रहे हो भाई? जी सर। तो भाई ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। तो ये तो सिंपल सवाल है, इसमें सिर्फ अल्फाज को पढ़ना है, खाली मार्किंग करनी है और कुछ भी थोड़ी है। आपने क्या किया? आपने देखा भाई इक्वल एंड अपोजिट, आपने देखा अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। अपवर्ड डाउनवर्ड ये दोनों भी हैं, और भी बहुत सारे। लेकिन आपने कहा पैराशूट एक ए फोर्स, मैन पे बी, एक ऑब्जेक्ट बी, ये ऑब्जेक्ट ए, तो यानी कि ए भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बी एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑपोजिट। अपवर्ड का ऑपोजिट डाउनवर्ड, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है दोनों। सही है। तो चलते हैं। A box is pulled up a rough slope. In which direction the friction acts? फ्रिक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रिक्शन कहाँ जाएगी?
हेलो। नीचे की तरफ। तो कौन सा आंसर कौन सा होना चाहिए आपको? डी होना चाहिए। सही है। ये बड़ा टाइप नहीं करो, ऐसे माइक में बोल दिया करो। The diagram shows a motorcyclist leaning over in order to turn the corner to the left. लेफ्ट की तरफ उसे टर्न करना है, इसका मतलब उसका जो सेंट्रीपिटल पाथ बन रहा होगा, सर्कुलर पाथ बन रहा होगा, वो कुछ ये बन रहा होगा, है ना, ऐसे। अच्छा भाई, तो इसके हिसाब से हमें बोला है कि आप ये बताइए सवाल में क्या है, विच फोर्स कॉजेज हिम टू टर्न। कौन सी फोर्स की वजह से ये टर्न कर रहा होगा? हाँ भाई, बताओ। तूने इतने पेपर करा लिए, अब खुद भी कुछ बताओ यार। कौन सी फोर्स होगी इसके से टर्न कर रहा होगा? अच्छा ये बताओ, सर्कुलर पाथ पर टर्न किस फोर्स कैसे करते हैं? उस फोर्स जी को सर। नाम वगैरह है? कुछ क्या सो गए थे क्या? नहीं नहीं, वो आवाज थोड़ा सा मसला हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? सर्कुलर होती है ना। कहाँ होती है? सर्कुलर। सर्कुलर तो मोशन होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की हाँ। डायरेक्शन कहाँ पे होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन मेरे ख्याल से मैं कोई 50 बार तो बता चुका हूँ इस पूरे कोर्स के अंदर, पेपर सॉल्व कराते वक्त भी, असेसमेंट रिव्यू करते वक्त भी, क्लास के अंदर भी, कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है। नाम से जाहिर है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सही है, ऐसे ही है ना? जी सर। तो याद होना चाहिए भाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जहन में तो नहीं डाल सकता। ये सर्कुलर पाथ है, सेंटर कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो पार्ट ए आपका आंसर हो जाएगा। सही है भाई। चलो यार फटाफट चलते हैं, फिर फायदा नहीं, तुम लोग याद ही नहीं है तुम लोग को चीजें। कोर्स पढ़ो पहले, फिर पेपर करें तो मजा आया, ऐसे तो नहीं मजा आएगा। Which type of force causes the earth to orbit the sun? अच्छा भाई, कौन सी फोर्स है जो ऑर्बिट करने में सन के अराउंड मदद दे रही है? वो ग्रेविटेशन फोर्स है, पार्ट सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्थ और सन है, प्लानिटरी सिस्टम है, ग्रेविटेशन फोर्स आपकी लग जाएगी। फोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। ठीक है भाई, चार अलग अलग मासेस हैं, चार अलग प्लैनेट्स के ऊपर है। मास है यहाँ से 5, 15, 20, 25। वेट है इसका 125, 22, 20, 20, 225। कहना है विच ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्लैनेट विद द स्मॉलेस्ट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि स्मॉल जी। स्मॉल जी किसकी कम है? डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी होता है। आपको जी निकालना है, जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है भाई, डब्ल्यू अपॉन एम है, आप वेट डालते जाओ, मास से डिवाइड करते जाओ, आंसर चेक करो किसका सबसे लोएस्ट आ रहा है, जल्दी चेक करो फटाफट। ये वेट होता है, इसको मास कहते हैं, इन दोनों को डिवाइड करो। वेट अपॉन मास, वेट अपॉन मास, वेट अपॉन मास करते जाओ, आंसर बताओ सबसे छोटा किसमें आ रहा है। तो वही स्मॉल सबसे छोटा होगा जी। कर रहे हो अहमद कैलकुलेट? जी सर, डी में आ रहा है। डी में आ रहा है 225/25, यानी कि 9। तो यानी कि 9 न्यूटन पर केजी आपका सबसे लोएस्ट आंसर है। ठीक है, डी होगा। विच फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट चेंज व्हेन अ पीस ऑफ कॉपर इज हीटेड। पीस ऑफ कॉपर को जब आप हीट करते हो तो मास चेंज नहीं होता, ऑब्वियसली कभी भी मास चेंज नहीं होगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। अ सिंगल मेटल बोल्ट हैज अ मास ऑफ 34 ग्राम। एक सिंगल मेटल बोल्ट का है 34 ग्राम। थ्री ऑफ द बोल्ट्स आर इमर्स्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर दैट कंटेन्स 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। 30 सेंटीमीटर क्यूब वाटर पहले से था सिलेंडर में। आपने कहा द रीडिंग ऑन द मेजरिंग सिलेंडर राइजेस अप टू 42 सेंटीमीटर क्यूब। जब आपने ये तीन बोल्ट्स डाले तो ये 12 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ गया। तो मतलब तीन बोल्ट्स का जो वॉल्यूम है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब है, तीनों का मिला के। और इनका मास क्या हो जाएगा? 34 × 3। ठीक है भाई। और आपने कहा कि भाई व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मेटल। तो डेंसिटी ऑफ मेटल के लिए आप क्या करेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपने मास लिख दिया 34 × 3 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 12। आंसर बताइए। 8.5। 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही है, ये आपका आंसर हो गया। A rocket of mass
कैपिटल M when empty carries a mass m of fuel, ठीक है. The rocket and the fuel travel at a speed v, ठीक है. The engine of the rocket is fired and all of the fuel is expelled. The speed of the rocket increases to 2v, v से 2v हो गई, यानी कि twice हो गई speed, सही है. What happens to the kinetic energy of the rocket? Kinetic energy square times होती है तो half mv square. तो v अगर twice हुई है तो kinetic energy 4 times हो जाएगी, सिंपल सी बात है. ये भी समझा देता हूँ तुमने को, खैर बहुत बार बताया मैंने. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. ये तो कांस्टेंट है हाफ एम वी स्क्वायर. अगर वी अंदर 2v हो गया है उसका स्क्वायर 4v स्क्वायर हो जाएगा ना. तो इसका मतलब ये इट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4, सही है. क्लियर है. जी सर. ओके. A car of mass 1000 kg is driven 200 meter up an incline so that it rises 50 meters vertically. ठीक है भाई. Acceleration of free fall g is 10 meters per second square. What is the gain in gravitation potential energy? Gain in gravitation potential energy mgh से निकाल लोगे. ठीक है भाई. गाड़ी का मास है 1000 kg है. फोर्स कितनी mg क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा. और h क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा. 10,000 इंटू 50 करो, कितना बनता है भाई? 5 लाख बनता है. जी सर. है ना. तो आपका जी. आंसर क्या हो गया भाई? आंसर सी. आपका सी हो गया. ठीक है. ठीक है, सिंपल है यार, ये वाला तो पेपर बहुत सिंपल है. A fish is swimming 15 meter below the surface of a lake. ठीक है भाई. नीचे फिश स्विम कर रही है, 15 मीटर नीचे है, डेप्थ आ गई आपकी. आपकी जो एच है वो 15 मीटर हो गई. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter क्यूब. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 लाख पास्कल है. एक्सेलरेशन फ्री फॉल की जो है 10 meters per second स्क्वायर है. व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑन द फिश? फिश पर टोटल प्रेशर कितना बन रहा है? फिश पर टोटल प्रेशर पानी का प्रेशर भी होगा और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा. तो अगर फिश का टोटल प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं तो पी टी इज इक्वल्स टू रॉ जी एच प्लस पी ए टी एम. ठीक है. रॉ जी एच आपके पास क्या है? रॉ है 1000, जी है 10, एच है 15 प्लस 1.1 इंटू 10⁻6 ओ 5, 1 लाख. करो कैलकुलेट. 1000 इंटू 10 हो जाएगा 10,000, 10,000 15 हो जाएगा 1.5 लाख. 1.5 लाख प्लस 1 लाख 2.5 लाख हो गए. 2.5 लाख पार्ट डी का आंसर है मेरे ख्याल से. आंसर वो ऑप्शन डी है ना. आप फिर भी कैलकुलेट कर लो, ये तो खैर मोटा मोटा हिसाब था इसलिए मैंने वैसे ही कर लिया. तो पार्ट डी विल बी योर आंसर, दैट इज 250,000 पास्कल. आप चेक कर लो. यही आ रहा है. जी अहमद सर. जल्दी जल्दी क्या करो यार, छोटी छोटी कैलकुलेशन है. 250,000 पास्कल आपका आंसर आ गया. The diagram shows the mercury manometer. The tube is open to the atmosphere on the right hand side. The left hand side is connected to a container containing a gas at pressure P. अच्छा भाई. मैनोमीटर आपको दिया हुआ है, स्ट्रेट नहीं है ये 60 का. यहाँ पर वो यहाँ पर गैस है, इसने प्रेशर दिया, ये नीचे गया. 60 कॉलम यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक तो इक्वल प्रेशर होगा, तो इसको देखने की जरूरत नहीं. बाकी बचा 60 मिलीमीटर का कॉलम का प्रेशर, ये एडिशनल प्रेशर है. ठीक है. आपको कहा भाई यहाँ पर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जिसने इसको सेटल किया हुआ. अब कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन इट्स ओन सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मरकरी ऑफ हाइट 756 मिलीमीटर. यानी कि आपको कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से 756 मिलीमीटर की हाइट तक सेटल करवा रहा है, ऐसा लग रहा है. एक आगे की बात बता रहा है ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कोई भी वैल्यू हो, कोई एक्स वाई जी वैल्यू है, जिसकी वजह से जो है वो मरकरी की कॉलम, इस वाले कॉलम में हाइट जो है ना 756 मिलीमीटर बन गई. तो विच कॉलम डज प्रेशर पी ऑन इट्स, विच हाइट ऑफ कॉलम डज प्रेशर पी ऑन इट्स ओन सपोर्ट. यानी कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 756 मिलीमीटर तक हाइट ले जा रहे हैं, ठीक है, इसकी मरकरी की, तो यहाँ पर गैस का प्रेशर भी लग रहा होगा, वो कितनी ले जाएगा. तो वो हम देख रहे हैं कि हमेशा जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसका और गैस के प्रेशर में 60 मिलीमीटर की हाइट का फर्क चल रहा है. पहले भी, अभी तो खैर 756 पे पहुंच गया ना. वो जो आगे वाली बात है, पहले पहले इस फिगर को देखते हैं तो 60 मिलीमीटर का डिफरेंस चल रहा था.
एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और इसमें, तो यहाँ पर भी यही होगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 756 की हाइट पे पहुंच गया, तो इसमें से 60 माइनस कर दो, तो इसकी हाइट आ जाएगी। तो कितनी बनती है 756 माइनस 60, ये बनती है सर ये 60। समझ नहीं, हाँ, ये समझ नहीं। नहीं आया समझ में? अच्छी बात है, चलो बताता हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। देखो, प्रेशर यहाँ तक तो इक्वल है ना, सेम हाइट तक, तो हम बात कर रहे हैं इस पे, यहाँ से कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेट से पी ए लग रहा है, तो हम कह रहे हैं पी ए जब लग रहा है, तो पी जी जो है ना, जो गैस का प्रेशर है, उसकी लेंथ है, उसकी हाइट है 60 मिलीमीटर। ठीक है। अब आपको कह रहे हैं ये पी ए जो है वो चेंज होके लेट से पी ए डैश हो गया, और इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 756 मिलीमीटर हो गई है। तो अब पी जी डैश बताओ, क्या प्रेशर ऑफ गैस की वजह से कितना फर्क आएगा? तो हमने कहा कि जब पी ए 0 mm पे था, देखो ना यहाँ पर खत्म हो गई ना हाइट, ऊपर मरकरी नहीं जा रहा ना, 0 mm पे था, तो पी जी 60 mm पे था, यानी कि डिफरेंस चल रहा है 60 का हमेशा। सही है। तो अगर पी ए डैश 756 पे है, तो इसमें से 60 माइनस करूंगा तो 696 मिल जाएगा ना मुझे, पी जी डैश का। 8 ऐड नहीं। वो पीछे चल रहा है ना उससे, अच्छा ये 60 यहाँ पर है, लेकिन ये तो यहाँ राइट साइड पे ऊपर चढ़ गया ना, ये जो उसका प्रेशर होगा उससे कम होगा ना इसकी हाइट। सही सही। इस टाइप का कभी सवाल है ना, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना, नहीं होता आगे निकल जाए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, हर बच्चे को फौरन नहीं अटेम्प्ट होता। In a weightlifting contest, an athlete lifts a metal bar of mass 20 kg fitted with a mass of 80 kg on each side. The lift from ground to height of 2.5 meter takes 0.5 seconds. The gravitational field strength G is 10 newtons per kg. The average power does the weightlifter, what is the average power does the weightlifter exert in providing the gravitational potential energy during this lift? आपको कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 10 न्यूटन पर केजी है, और आपको मांगा क्या गया, पावर मांगी है। तो भाई पावर क्या होती है, आपकी पावर होती है W अपॉन टी। W आपका यहाँ पर कितना mgh है, mgh में आपने अपॉन टी कर दिया, mgh में आपने कहा भाई m कितना है, 80 प्लस 20 प्लस 80 इंटू h इंटू 10 इंटू h इंटू 10 इंटू h, h कितना 2.5 और डिवाइडेड बाय 0.5 का टाइम। तो जरा कैलकुलेट करो, 80 प्लस 20 हो जाता है 100, 100 प्लस 80 180, 180 टू 10 किया जो कि जी है, m इंटू जी हो जाएगा, 120 इंटू 10 आपके पास 1200 हो जाएगा, 1200 2.5 करो, 1200 इंटू 224 है, और 6 से ये 3000 हो जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाय 0.5, नहीं 3000, 9000 आ रहा है सर। 9000 हो जाएगा, यस 9000। तो 9000 है 9 किलोवाट, आपका आंसर डी हो जाएगा। सही है। Clear है? A boy standing by the side of a lake, वहां से इसने स्टोन को ड्रॉप कर रहा है शायद वो। द बॉय ड्रॉप्स अ हेवी स्टोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द वाटर सरफेस। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है भाई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन इट हिट्स द सरफेस ऑफ द वाटर? बताइए भाई, ये सॉल्व कर सकते हैं? सवाल दोबारा पढ़ो। अ बॉय स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ अ लेक, ठीक है, उसने क्या किया है, बॉय ड्रॉप्स अ हेवी स्टोन फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 मीटर्स, ठीक है, उसने 2 मीटर से ड्रॉप कर दिया। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी इज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सही है। आपको कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन इट हिट्स द सरफेस ऑफ वाटर? क्या स्पीड होगी इसकी, कैसे निकालोगे? हम्म, अहमद अली अबान, कुछ तो बोलो भाई। जी सर, एक मिनट। बेटा अगर मैं बनाता था तुम्हारी जगह तो मैं करता इसमें, मैं कहता भाई मेरे पास यू दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हाथ से छोड़िए ना, अभी तो स्पीड स्टार्ट हुई होगी।
सही है। फिर V मुझे पता करना है। मुझे A दिया हुआ है या G दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही है भाई, ये सब दिया हुआ मुझे, जी और मुझे टाइम दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ। तो मैं सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, V माइनस वी अपॉन टी होता है ना, ऐसे ही। जी। तो अब यहाँ से मुझे V निकालना है। मुझे G दिया हुआ है, मुझे T नहीं दिया हुआ, और मुझे क्या दिया हुआ है, U दिया हुआ है, 0 है। तो अगर मैं लेता हूँ उसको 10 T इक्वल्स टू V, मेरे पास जो है V हो जाएगा 10 टाइम इंटू जितनी देर में वो गिरा है। तो टाइम भी नहीं पता मुझे। फिर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, रुको, टाइम भी नहीं दिया हुआ, रुको। लेट्स से मेरे पास है, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये पढ़ा है कभी? नहीं सर। तो नहीं पढ़ा क्योंकि ये आपके कोर्स में ही नहीं है, एग्जामिनर ने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया ये वाला पार्ट। तो ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात है, क्योंकि इसमें और कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा। ठीक है, 2GS है। 2GS यानी कि H कह सकते हो उसको, एस की जगह। कि ये अगले साल इसने दे दिया है कोर्स में, लेकिन पिछले साल नहीं दिया हुआ था, तो आप नहीं कर सकते इसको। अब आप S की जगह समझो H को एज्यूम करो, अब लिखो U आपकी 0 है, G आपको 10 गिवन है, H आपको 2 मीटर गिवन है, V स्क्वायर आपको निकालना है, मतलब V निकालना है, तो अंडर रूट 2GS निकाल लो, क्योंकि U तो 0 है तो U स्क्वायर भी 0 होगा। तो V इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH। सर मतलब ये 2 × ग्रेविटी × स्पीड किया हुआ इज इक्वल टू V² स्पीड माइनस नहीं, U²। स्पीड नहीं है, ये स्पीड नहीं है, ये है H। अच्छा, ये इन्होंने दिया है ना, तो इसका कोई फॉर्मूला ड्राइव भी बंदा करके लगा सकता है, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप ड्राइव करें। ठीक है, तो आप जो है ना सिंपली ये फॉर्मूला लगा दो, 2GH इक्वल टू V² माइनस U²। H आपकी हाइट है, G आपका 10 है, 2 आपका 2 है, तो V क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 2 × 10 × 2.22। ठीक है, इसका आंसर निकालो, अंडर रूट 2 × 10 × 2, क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोग बड़े लकी हो, अभी अगले साल वालों का पूरा कोर्स बदल दिया है, इतना बड़ा टॉपिक है, फिजिक्स का पूरा डाल दिया मोमेंटम, और थर्मामीटर खत्म कर दिया है, टेम्परेचर के तकरीबन सारे टॉपिक काफी आधे कर दिए हैं, और स्पेस, मोमेंटम डाला है, निकाला है। मोमेंटम तो डाला है पूरा, और फिर स्पेस फिजिक्स डाल दिया है, पूरी चैप्टर डाला, उसका यूनिट है पूरा। इसके अलावा क्या है, पेपर 2 के अंदर चॉइस खत्म कर दी है। अच्छा। जी, और पेपर 2 कर भी 80 मार्क्स का दिया। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सब अटेम्प्ट करने हैं, और 75 की जगह 80 मार्क्स का हो गया। और ए लेवल्स में से कुछ निकाला है? बस ए लेवल में एएस में से इलेक्ट्रिसिटी निकाल के A2 में डाल दिया। और अच्छा, और कुछ आपका, डाला है, निकाला? नहीं एएस में तो उतना कुछ नहीं डाला, अभी A2 में डाला है। A2 में बहुत सारा एडिशन हुआ है, एक का चैप्टर माइनस भी हुआ है। और आपका क्या कहते हैं, एटीपी जो है बोले, उसका एटीपी भी 40 मार्क्स का हो गया है, टाइम वही 1 आवर है। आंसर बताओ भाई क्या आ वेटेज रहा है। 6.324। तो पार्ट बी आपका आंसर हो गया ना, तो वेटेज कितनी होती है एटीपी की? 30%। तो मतलब सबकी तकरीबन 30-30% ही हो गई। सॉरी, 30 मार्क्स का होता है वो, 50% होता है आपका P2, और बाकी दो जो है ना वो P1 और P3 होते हैं, 20-25 मार्क्स वो परसेंट के अच्छा, मतलब P1 और एटीपी की वेटेज बराबर ही होगा। बराबर है। सीधे तो 40 मार्क्स का भी कर दिया। आगे चलते हैं हम 18 पे, इन विच सिचुएशन इज द एनर्जी बीइंग रिलीज बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लिया टू फॉर्म हीलियम।
अच्छा भाई, इनमें से जो है आपने देखा डिके ऑफ कार्बन 14 यूज टू डेट एन ऑब्जेक्ट, ये फ्यूजन तो है ही नहीं, तो डेटिंग है सिंपल। रेडियोएक्टिव आइसोटोप इमिटिंग अल्फा पार्टिकल, डिके सिंपल। इन द सेंटर ऑफ अर्थ, नहीं सेंटर ऑफ अर्थ में कभी भी रेडियो एक्टिविटी नहीं, मतलब है वो जी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं। इन द सेंटर ऑफ द सन, सन पे ये एक्सपेरिमेंट होते हैं फ्यूजन के, इसीलिए हमने पढ़ा भी है, हाई टेम्परेचर चाहिए था फ्यूजन, तो ये डी डी आपका आंसर हो जाएगा, सही है। जी सर। एनर्जी, द डायग्राम शोज अ block being pulled up by a force of F. The block reaches a new position at the top of the slope. कितनी हाइट है? हाइट पी क्रॉस करके ऊपर तक चला गया, फोर्स एफ लग गई, वर्क डन निकालना है, वर्क डन एफ इंटू आर हो जाएगा, आंसर आपका पार्ट ए हो जाएगा सिंपल। कहा है कि अब निकालो नई पोजीशन में वर्क डन कितना किया, तो एफ से गया है और आर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है हॉरिजॉन्टली, एफ इंटू पी नहीं होगा? वो फिर एम जी एच होगा ना, एम और जी पता नहीं है ना। आर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है ना, आर वो है जो एफ की डायरेक्शन में, वर्क डन में क्या कहते हैं, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, या अगर ये नहीं लेना था तो एम जी से मल्टीप्लाई करो, एम जी है नहीं आपके पास, जी तो है एम नहीं है। जी एच में जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती एम जी एच यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में आपके हाइट आती है, और सिर्फ एफ इंटू आर में आपके पास डिस्प्लेसमेंट आता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, है। आगे चलें। जी सर। 20 में